बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ हैं एग्जांपल्स हैं जिनकी हमने लैम्डा मैक्स जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने कॉन्जुगेटेड पार्ट को सबसे पहले मार्क कर दिया। कॉन्जुगेटेड पार्ट को जब मार्क कर दिया है तो इस साइड पे रिंग रेजिड्यू नहीं है, इस साइड पे रिंग रेजिड्यू है, ये जो क्लोरीन लगा हुआ है साथ। ठीक है, तो क्लोरीन हो या रिंग रेजिड्यू, इसकी वैल्यू 5 ही होती है। 214 इसकी बेसिक की वैल्यू हुई है साइक्लिक की। और हमारे पास जो है ये ग्रुप जो लगा हुआ है OC+CH3 जो है, इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो 214 और 5 क्या करेंगे, 290 नैनोमीटर इसकी वैल्यू आएगी। और हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास पूरा एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क कर लेंगे। कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क करने के बाद यहाँ पे आ गया कार्बोनिल, तो कार्बोनिल की इस साइड पे रिंग रेजिड्यू नहीं होगा और यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। अब अल्फा के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है और बीटा के ऊपर रिंग रेजिड्यू है। ठीक है, तो पहले इसकी बेसिक वैल्यू ऐड करेंगे 215 और बीटा पे जो रिंग रेजिड्यू है उसकी वैल्यू होगी 12 और जो अल्फ़ा के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, अल्फ़ा पे ब्रोमीन की टेबल में वैल्यू है 25। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा 262 नैनोमीटर। ओके, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हम कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया और ये एस्टर है, और एस्टर की बेसिक वैल्यू होती है 195। अल्फ़ा के ऊपर OH लगा हुआ है और बीटा के ऊपर ब्रोमीन भी है, रिंग रेजिड्यू है। बीटा पे रिंग रेजिड्यू की 12, ब्रोमीन की 30 और अल्फ़ा पे OH की 35 है टेबल के अंदर, तो ये होगा 272 नैनोमीटर। और नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास होमोडाइन है, तो हमने होमोडाइन वाले को मार्क किया कॉन्जुगेटेड पार्ट को, रिंग रेजिड्यू 4 आए हैं और इसलिए 20 वैल्यू है रिंग रेजिड्यू की। और होमोडाइन की 253 और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये भी एक्सोसाइक्लिक है, ये भी एक्सोसाइक्लिक, दोनों एक्सोसाइक्लिक है। तो इस 5 × 2 283 इसकी वैल्यू है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 5 मेंबर रिंग, कॉन्जुगेटेड पार्ट को सबसे पहले मार्क किया और अल्फ़ा बीटा को मार्क कर दिया। अल्फ़ा के ऊपर मिथाइल लगा होता है, अल्फ़ा के ऊपर मिथाइल और अल्काइल या रिंग रेजिड्यू सेम 5 वैल्यू होगी, सॉरी 10 होगी अल्फ़ा के ऊपर, और बीटा के ऊपर रिंग रेजिड्यू की 12। तो 5 मेंबर की वैल्यू 202 है टेबल में 5 मेंबर की टोन के, और बीटा पे रिंग रेजिड्यू 12 और अल्फ़ा के ऊपर 10, तो ये आ गई 224। अब ये हमारे पास है, इसमें हमने कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया और क्रॉसेस लगा दिए रिंग रेजिड्यू के, और ये OAC, इसको मैंने बताया हुआ कि ये 0 वैल्यू, ऊपर भी मार्क किया था कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। होमोडाइन की 253 एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, यहाँ पे होमोडाइन की आ गई और उसके बाद ये डबल बॉन्ड एक और इसके साथ कॉन्जुगेशन के अंदर है, तो ये हो गया एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, 30 वैल्यू इसकी आ गई। रिंग रेजिड्यू हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो 15। और एक्सो, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये क्या है, एक्सोसाइक्लिक है, तो इसकी 5 वैल्यू ऐड की, 303 आ गया। और नेक्स्ट हमने क्या किया, कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया और रिंग रेजिड्यू के क्रॉसेस लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे भी रिंग रेजिड्यू है, यहाँ ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, क्रॉस नहीं लगा, तो 15 वैल्यू इसकी ऐड की। हेट्रोडाइन की 214 वैल्यू ऐड हुई। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, और SCH3 की जो टेबल के अंदर वैल्यू है वो थी 30, तो ये होगी 264। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से करके लिखी गई थी, इसको मैंने थोड़ा ओपन करके लिखा है। एल्डिहाइड था ये हमारे पास, तो एल्डिहाइड से नेक्स्ट ये वाला कार्बन जो था, ये रिंग का पहला, ये अल्फ़ा और ये था बीटा। ठीक है, तो बीटा के ऊपर रिंग रेजिड्यू की वैल्यू 12 है और बीटा के ऊपर मिथाइल लगा 12 इसकी है। ठीक है, 207 जो वैल्यू वो एल्डिहाइड की है, और अल्फ़ा के ऊपर इस साइड पे भी रिंग रेजिड्यू है। वैसे अगर हम इसी एग्जांपल को देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि CHO है, कार्बोनिल है, तो लेकिन जब ओपन करके लिख लिया पता है कार्बोनिल ऊपर है, तो कार्बोनिल से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन है और इस साइड पर रिंग रेजिड्यू होगा, तो 10 वैल्यू इसकी ऐड होगी और ये हो जाएगा 241 नैनोमीटर। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। उन्होंने कहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर दैट इज लाइकली टू हैव अ सब्सटेंशियली डिफरेंट यूवी स्पेक्ट्रम। हमने इनका कोई ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है जिसका यूवी स्पेक्ट्रम जो हो वो इनसे चेंज हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये इनकी एग्जाम्पल है। ठीक है,
और ये था हमारे पास। इसके अंदर जो थी वो कॉन्जुगेशन नहीं थी, मैंने इसको कार्बोनिल के साथ जाके रख दिया तो ये कॉन्जुगेटेड में आ गया, तो इसका यूवी स्पेक्ट्रम चेंज हो जाएगा कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड का। ये कॉन्जुगेटेड में था, इसको नॉन कॉन्जुगेटेड बना दिया। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं थी, ये जाके इस साइड पे था, इसको यहाँ इस साइड पे ले आए, रिंग के यहाँ पे इस पोजीशन पे ले आए, तो ये भी कॉन्जुगेशन में हो गया। NO2 जो था अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ था, इसको हमने कर दिया बीटा पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्जुगेशन को तो चेंज नहीं कर सकते थे। और ये हमारे पास एल्डिहाइड था, हमने C डबल बॉन्ड OH, हमने इस C को डबल बॉन्ड O को यहाँ पे ले आया और इसको CH3 करके कीटोन कर दिया, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है द लैम्डा मैक्स ऑफ एनिलीन इज़ 230 विच शिफ्ट टू 204 ऑन एसिडिफिकेशन। अच्छा, एनिलीन की 230 है लेकिन एसिडिफिकेशन पे ये 204 हो जाती है। एक्सप्लेन करना है इसको, क्योंकि NH2 ये बताया हुआ है, जब वो होती है ना एनिलीन की फॉर्म में तो होल जो है वो कॉन्जुगेशन हो रही होती है। एन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है कॉन्जुगेशन में, तो ओवरऑल जो है वो कॉन्जुगेशन हो रही होती है। लेकिन जब एसिडिफिकेशन होती है तो NH2 इन्वॉल्व हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, फिर सिर्फ हमारे पास रिंग की कॉन्जुगेशन होती है इन्वॉल्व, तो इस वजह से वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32 और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि C4H6O के जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो आपने बनाने हैं, ठीक है। मैंने कहा था एंड पे हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल वैल्यू से फाइंड करने, वो हमने काफ़ी एग्जांपल्स कर लिए हैं उससे रेलिवेंट, लेकिन ये एग्जांपल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे पॉसिबल आइसोमर्स बनाते हैं। सजेस्ट ऑल आइसोमर ऑफ C4H6O, और इसमें उन्होंने कहा है कि इसके आपने सारे पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं और हाई इंटेंसिटी पीक होगी 190 नैनोमीटर और लो इंटेंसिटी पीक होगी 280 नैनोमीटर। अब इसके अंदर जो गलती करते हैं काफ़ी बच्चे वो ये हो जाती है कि C4H6O के वो पहले सारे पॉसिबल आइसोमर्स बनाते हैं और फिर देखते हैं। लेकिन अगर हम इसमें स्टेप वाइज चलें, मतलब जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी हुई है उसको यूज़ करके हम अपनी फर्दर इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएं, ताकि हम क्रॉस वेरिफिकेशन करके और हमारा जो आंसर है इसके ऊपर हमें पता हो कि ये ठीक है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन वी मस्ट हैव एलिमेंटल इंफॉर्मेशन। मोलेकुलर फार्मूला इज़ अ ट्रिगर पॉइंट है। हाउ कैन वी वाइड आवर इंफॉर्मेशन, हम अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाते किस तरह से हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है, मैंने लिख दिया कि भाई हाई इन्होंने हमें बताई है 190 नैनोमीटर और लो बताई है इन्होंने हमें 280 नैनोमीटर, और हमें पता है कि हाई इंटेंसिटी पीक होती है पाई टू पाई स्टार की, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मालिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, डबल बॉन्ड है। और लो इंटेंसिटी पीक होती है N टू पाई स्टार की। पाई टू पाई स्टार का मतलब हमें पता चल गया कि भाई स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लो इंटेंसिटी पीक ने हमें कहा कि N टू पाई स्टार है, तो मैंने कहा कि N टू पाई स्टार है मतलब नॉन बॉन्डिंग भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो कार्बोनिल माइंड में आया, तो कार्बोनिल को बनाया और दूसरा अल्कोहल को बनाया, ठीक है। तो मतलब दो बना के देख लिए कि कोई एल्डिहाइड की टोन है या क्या है, कार्बोनिल है, लेकिन फिर मैंने कहा ये तो N टू पाई स्टार है और COH के N टू सिग्मा स्टार है, तो ऊपर वाले मेरे पास कम है और नीचे वाला क्रॉस हो गया, तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लिया, नैरो करती रही हूँ, ठीक है, बढ़ाती भी रही हूँ और उसकी रेंज को नैरो भी करती रही हूँ, मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है उनको हम क्रॉस करते जा रहे हैं। अब एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमें पाई टू पाई स्टार की वैल्यू जो है वो अगर अबव 200 नैनोमीटर है तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो कॉन्जुगेशन नहीं प्रेजेंट तो उसकी वैल्यू बिलो 200 होगी, और हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है पाई टू पाई स्टार की 190, तो इसका क्या मतलब है कि वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। अब हम हमारे पास थर्ड स्टेप है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को फाइंड करना, और इसका IHD इसको लिखते हैं, और ये काफ़ी बार हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फाइंड करते हैं कि कंपाउंड के अंदर कितने हाइड्रोजन्स कम है। अच्छा, इसका फार्मूला है कार्बन +1 माइनस मोनोवैलेंट माइनस ट्राईवैलेंट बाई 2। अब मोनो और कार्बन का हमने लिखा 4 + 1, मोनोवैलेंट क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है 6 - 0 बाई 2। अब इसको किया 5 - 6 बाई 2 और हमारे पास 2 आए, इसका मतलब दो डबल बॉन्ड एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 1 डबल बॉन्ड का मतलब होता है लेस 2 हाइड्रोजन, 2 डबल बॉन्ड लेस 4 हाइड्रोजन, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो C3H6 है, ठीक है, और C3H6 हो गया।
और एक हमने कार्बोनिल को ऊपर फाइंड किया, इसका मतलब एक कार्बन उसका हो गया सी डबल बॉन्ड ओ। पूरा हमारे पास हमने फार्मूले को कर लिया है और ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। और डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, तो मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज़ लिखी। ये पॉसिबिलिटीज़ थी, कार्बोनिल को लिखा, कार्बोनिल के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 एक डबल बॉन्ड लगा दिया और इस साइड पे CH3, ठीक है। और समझो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इस तरह से नहीं था, सॉरी पहले वाले को क्रॉस कर दें, ये ठीक नहीं लग रही मुझे, ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ओके यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और फिर मैंने यहाँ पे कार्बोनिल लिखा। तो ये अब डबल बॉन्ड भी है स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन क्या है कि वो कॉन्जुगेशन में भी नहीं है। कि हमें कहाँ से पता चला था, अपनी इन्फॉर्मेशन से पता चला था और हमें कार्बोनिल का भी कंफर्म था। तो फिर दो डबल बॉन्ड, अब एक तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिया। अब ये होता है कि अगर तो एक डबल बॉन्ड आ रहा हो ना, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी में एक आ रहा हो, तो इसका मतलब है वो डबल बॉन्ड ही है। लेकिन अगर एक से वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब वो साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने साइक्लिक 3 स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है, और उनको से क्या कहते हैं, डिफरेंट CH3 लगा के और इस तरह से कार्बोनिल लगा दिया, क्योंकि वो जो एक हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का आ रहा था वो यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे जब हाइड्रोजन्स कम होंगे तो उसको पूरा कर देगा। हाइड्रोजन एफिशिएंसी का सिर्फ मतलब डबल बॉन्ड नहीं होता, एक्सपेक्टेड साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। हम मे बी का वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक में, क्योंकि हमें कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती। जब तक हम एंड पे नहीं चले जाएंगे हम वर्ड मे बी ही यूज़ करेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हो गया, उन्होंने कहा हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन करिए स्ट्रक्चर से रिलेट एज देयर आर नो कॉन्जुगेशन। जैसे इनके अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन क्या करिए, इनसे रिलेट करिए। Suggest all isomers of C4H6 whose high intensity peak higher than 200। पहले उन्होंने हमें 200 से कम पीक दी थी, अब उन्होंने कहा है कि हायर पीक 200 से ज़्यादा है, मतलब पाई टू पाई स्टार की 200 से ज़्यादा है। अब आप हमें स्ट्रक्चर्स बताएं। मैंने कहा पहले IHD फाइंड किया हमने, 2 ही आया क्योंकि वही था ऊपर वाला ही, 2 डबल बॉन्ड एक्सपेक्टेड, ठीक है। और अब इनको कॉन्जुगेशन में लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी पहला क्रॉस कर देते हैं, ये मुझे कुछ खास सही नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें C डबल बॉन्ड O और उसके साथ एक बॉन्ड छोड़ के ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक लिखा, यहाँ पे मिथाइल इस पोजीशन पे लगा दिया, और दूसरे CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH3, मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी ना उन पॉसिबिलिटीज़ को लिख के देख लिया, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ में ये ध्यान में रखा था कि कार्बोनिल जो है वो कॉन्जुगेशन में आना चाहिए, कार्बोनिल जो है वो कॉन्जुगेशन में आना चाहिए, कार्बोनिल जो है वो कॉन्जुगेशन में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल ज़रूरी नहीं था, तो हमने एक अल्कोहल के साथ भी बना दिया और पीछे कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे हमने कहा था कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आ कंपाउंड C7H10O फॉर्म्स 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन एड्स ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट हायर लैम्डा मैक्स एट 257 नैनोमीटर, डिड्यूस द स्ट्रक्चर। ओके, एक कंपाउंड है हमारे पास C7H10O, वो हमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन जब उसके अंदर ऐड करते हैं, वो भी फॉर्म कब बनता कब है, जब उसके अंदर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऐड करते हैं। इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन मिली, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन जो होता है वो हमें बता रहा है कार्बोनिल ग्रुप है, और ब्रोमीन ऐड ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें बता रहा है कि ये डबल बॉन्ड भी है इसके अंदर। और गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट हमें बता रहा है कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म में क्या इन्फॉर्मेशन देता है, C डबल बॉन्ड और CH3 प्रेजेंट है, ये ठीक है। लेकिन हम पहले अपनी स्टेप वाइज चलेंगे। हम सबसे पहले इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फाइंड करेंगे, वो हमने फाइंड किया 7 + 1 10 - 0, मोनोवैलेंट हमारे पास 10 थे, 8 - 5 3 आया, इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड है और ये साइक्लिक भी हो सकता है। अब डाटा इलूसिडेशन में हमने कहा कि आइडोफॉर्म टेस्ट है हमारे पास, आइडोफॉर्म टेस्ट ने कहा C डबल बॉन्ड और CH3 जो है वो ठीक है। अब नीचे हमने कहा कि 3 डबल बॉन्ड हैं, रिप्रेजेंट साइक्लिक और अनसैचुरेशन, और C डबल बॉन्ड और CH3 ने हमें कहा कि पीछे कितने कार्बन बच गए। अगर हम कार्बोनिल और CH3 को लिख रहे हैं तो C5H7 बच गए, ठीक है। टू फोर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन हम कार्बोनिल बताया, ब्रोमीन ने हमें डबल बॉन्ड बताया। ये हमारी क्रॉस वेरिफिकेशन होगी आइडोफॉर्म टेस्ट के ज़रिए, ये कार्बोनिल की, वहाँ पे भी आ रहा था।
अच्छा, फिर हमने पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है, जो नीचे 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं ABCDE। अब मैंने इनकी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद थी। 2 डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर के अंदर मैंने उनको CH3 C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल को क्या किया, कार्बोनिल और C डबल बॉन्ड और CH3 तो मौजूद ही है ना। उसके बाद हमारे पास हमने कहा था क्या बचता है, C5H7, आई थिंक यही कहा था हमने, हाँ C5H7। तो वो लिख लिया, सी डबल बॉन्ड और CH3 लिख के पीछे हमारे पास C5CH7 बचते थे, C5H7, तो उनको हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH डाल के फिर CH डबल बॉन्ड CH कॉन्जुगेशन में डाल दिया। एक में मैंने CH2 डाला, उसको कॉन्जुगेशन नहीं किया, कार्बोनिल के साथ मैंने कॉन्जुगेटेड नहीं किया, और बाद में पीछे कॉन्जुगेशन की। यहाँ पे कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन नहीं की, यहाँ पे मैंने कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन किया और पीछे मतलब एक डबल बॉन्ड को एंड पे ले गई। एक में मैंने कार्बोनिल के साथ भी कॉन्जुगेशन की, मतलब C डबल बॉन्ड O और CH के बाद डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड। ठीक है, और एक CH3 को मैंने यहाँ अल्फ़ा पोजीशन पे लगा दिया और एक को मैंने बीटा पे लगा दिया कार्बोनिल के। अब जब फाइंड किया तो इसकी जो वैल्यू थी, वो जब कॉन्जुगेटेड पार्ट ये बनता है ना, ये रिंग रेजिड्यू, इस साइड पे तो रिंग रेजिड्यू आना नहीं है। ओके, तो ये है गैमा के ऊपर, मतलब हायर है, तो 215। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनिल भी है ना, सॉरी, और ये एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड की 30 और 18 जो है वो रिंग रेजिड्यू की 263 आया। उन्होंने हमें बताई है वैल्यू 257 है। ठीक है, और CH2 ये हमने कॉन्जुगेटेड पार्ट को समझो सब मार्क किया है, और उसके बाद इसके अंदर कॉन्जुगेशन ही प्रेजेंट थी कार्बोनिल के साथ, तो कॉन्जुगेशन का होना ज़रूरी था, तो इसको कर दिया कैंसिल आउट। इसको फाइंड की लैम्डा मैक्स, इसकी भी 257 नहीं थी। अब इन दोनों के ऊपर मुझे उम्मीद थी, क्योंकि वो कम आ रही थी, 257 से बहुत कम आ रही थी, इसीलिए फिर पीछे से मिथाइल को उठा के यहाँ पे रखा गया। मतलब पहले सिर्फ 3 स्ट्रक्चर बनाए थे, लेकिन यहाँ पर जो थी वो 257 से बहुत कम आ रही थी। अब 257 तक लेके जाने का मतलब था कि अल्फ़ा या बीटा के ऊपर भी, तो इस तरह से हम पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं। तो फिर पता चला कि भाई अल्फ़ा या बीटा के ऊपर भी लगा के देखें, क्योंकि 247 तक वैल्यू आ रही थी या 245 तक आई थिंक आ रही थी। तो फिर एक बार अल्फ़ा पे लगा के देखा तो वैल्यू 255 हो गई, क्योंकि 10 वैल्यू अल्फ़ा पोजीशन पे आई थी, और यहाँ पे थी हमारे पास बीटा पोजीशन, बीटा पे वो फिर 255 आई, तो हमने फिर उसी मिथाइल को बीटा पे लगा के देख लिया, तो वैल्यू 12 ऐड हो गई अंदर, तो ये आ गया 257। इफ़ अल्काइल ऑन बीटा एट 12, और अगर अल्फ़ा पे था तो वो 10 ऐड कर रहा था, तो ये हमारा 257 आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास CH3Cl, CH3Br, CH3I जो हैं उनकी ये वैल्यूज़ आ रही हैं 173 नैनोमीटर, 204 नैनोमीटर, 258 नैनोमीटर। एक्सप्लेन करें कि क्यों। हमने कहा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होते हैं। सो हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, यूवी में उसके लिए एनर्जी कम चाहिए, तो लैम्डा उसका हायर होगा, इसलिए वो हायर लैम्डा एब्जॉर्ब करेंगे। और फिर आयोडीन सबसे हाई, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, जैसे वो सीरीज़ में आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।